पिछले पार्ट में इंसान और होमो इक्वस के बीच बढ़ता टकराव अब एक खतरनाक मोड़ पर आ चुका था। ऊपर की दुनिया में साजिशें चल रही थी और नीचे समुंदर की गहराइयों में बाकले एक ऐसी जगह फंसा हुआ था जहां से वापस लौटना आसान नहीं था। एक तरफ केट ने अपने सबसे करीबी इंसान को खो दिया था और दूसरी तरफ बाकले अपने साथियों से अलग होकर होमो इक्वस के बीच अकेला खड़ा था। हालात ऐसे बन चुके थे कि अब एक छोटी सी गलती भी इंसानों और समुंदर की दुनिया के बीच पूरी जंग छेड़ सकती थी। अब सवाल सिर्फ बातचीत का नहीं रहा, सवाल अब जिंदगी और तबाही के बीच के फैसले का था। तो चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 2। अभी भी वो स्नाइपर लगातार केट को मारने की कोशिश कर रहा था। केट जैसे तैसे खुद को संभालती है और तुरंत अपने एजेंट को फोन करती है। एजेंट फौरन वहां पहुंचते हैं और किसी तरह केट की जान बचा लेते हैं। थोड़ी ही देर में वे उस स्नाइपर को भी गोली मारकर खत्म कर देते हैं। वो स्नाइपर एक रूसी था। उसके मर जाने से केट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि अब उसे कभी पता नहीं चलेगा कि उसे मरवाने की कोशिश किसने की थी। उधर समंदर के नीचे मौजूद गुफा में सॉल्ट बाकले को बताती है कि उसके सभी साथी पूरी तरह सुरक्षित हैं और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर सॉल्ट बाकले के थोड़ा पास आती है और उसे छूती है। जब से सॉल्ट ने बाकले को देखा था, वो उसे पसंद करने लगी थी और उसे छूना चाहती थी। ये बात बाकले को भी अच्छी लगती है, क्योंकि वो भी सॉल्ट को पसंद करने लगा था, इसलिए वो भी सॉल्ट को छूता है। लेकिन इससे पहले कि वे आगे कुछ कर पाते, तभी वहां बाकले के बाकी साथी भी पहुंच जाते हैं। बाकले को अपना ये पल रोककर दोबारा मीटिंग पर ध्यान देना पड़ता है। मीटिंग के बीच में ही टेड अचानक अपना वो ग्लोब निकालता है और सीधे सॉल्ट को दे देता है। ग्लोब देखते ही सॉल्ट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि एक बम होता है। अगले ही पल बम फट जाता है और गुफा के अंदर समंदर का पानी भरने लगता है। इस धमाके में सॉल्ट के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं, लेकिन उस समय सॉल्ट के दिमाग में बस एक ही बात होती है, बाकले को बचाना। वो तुरंत अपनी ताकत से एक बड़ा सा बुलबुला बनाती है और बाकले को ऑक्सीजन देने लगती है। किसी तरह बाकले सॉल्ट के साथ ऊपर आकर बच जाता है, लेकिन नीचे मौजूद बाकले के बाकी सारे साथी मारे जा चुके होते हैं। जब समंदर के नीचे हुए इस धमाके के बारे में केट को पता चलता है, तो वो बहुत दुखी हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद ये खबर न्यूज में भी आने लगती है। ये खबर देखकर कर्बी और बारबरा पूरी तरह टूट जाते हैं और उन्हें बाकले की बहुत याद आने लगती है। इसी बीच इंटरनेट पर सॉल्ट की एक वीडियो तेजी से वायरल हो जाती है। उस वीडियो में सॉल्ट कहती है कि ये धमाका उसी ने करवाया है ताकि वो अपने बच्चों की मौत का बदला ले सके। हालांकि ये वीडियो पूरी तरह फेक और एआई से बनाई गई होती है, लेकिन लोग इस वीडियो पर भरोसा कर लेते हैं और होमो इक्वस को इंसानों का दुश्मन समझने लगते हैं। पूरे इंटरनेट पर होमो इक्वस के खिलाफ नफरत फैलने लगती है। इधर एक हेलीकॉप्टर जब उस धमाके वाली जगह के ऊपर से उड़ रहा होता है, तो उसकी नजर बाकले और सॉल्ट पर पड़ती है। हेलीकॉप्टर में मौजूद लोग तुरंत बाकले को रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन वहां मौजूद सोल्जर सॉल्ट को दुश्मन समझते हैं और उसे पकड़कर कैद कर लेते हैं। ये देखकर बाकले तुरंत लैपटॉप से केट को कॉल करता है और पूरी सच्चाई बता देता है। अब केट को समझ आ जाता है कि बाकले को मरवाने और टेड को होमो इक्वस के इलाके में भेजकर बम ब्लास्ट करवाने के पीछे उसी आर्मी ऑफिसर का हाथ है। पूरी स्थिति को समझने के बाद केट को यह भी यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ उस ऑफिसर ने मार्क के कहने पर किया होगा, लेकिन पक्के सबूत ना होने की वजह से केट अभी उन्हें पकड़ नहीं पाती। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि अब इस खेल में देश का प्राइम मिनिस्टर हैरी भी शामिल हो चुका होता है। जब बाकले को ये बात पता चलती है, तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। सॉल्ट ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन फिर भी सरकार ने उसे जानवरों की तरह पकड़कर एक कंटेनर में बंद कर दिया था। अगले दिन जब बाकले अपने शहर लौटता है, तो कोच पर उसकी मुलाकात रजर से होती है। उसी रजर की वजह से बाकले इस पूरे झमेले में फंसा था और पहले वो अक्सर बाकले पर हुक्म चलाया करता था। उसी समय एसीबी सॉल्ट वाले कंटेनर को बोट से उठाकर एक ट्रक पर लोड करवा रही होती है। उस ट्रक की चाबी रजर के पास होती है। ये देखकर बाकले कुछ सोचता है और रजर को आदेश देते हुए ट्रक की चाबी मांग लेता है। पहले तो रजर मना कर देता है, लेकिन अब बाकले देश का प्रतिनिधि बन चुका होता है। मजबूरी में रजर को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद कंटेनर लोड होते ही बाकले तुरंत ट्रक में जाकर बैठ जाता है। ये देखकर पास में मौजूद हैना और उसके सभी ऑफिसर बाकले को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, लेकिन बाकले को पता था कि वे लोग उसे गोली नहीं मारेंगे। इसी भरोसे के साथ वो ट्रक को पूरी स्पीड में पीछे की तरफ चलाता है और किनारे पहुंचकर अचानक तेज ब्रेक मार देता है। इससे ट्रक पर रखा कंटेनर सीधा पानी में गिर जाता है। जैसे ही कंटेनर पानी में जाता है, सॉल्ट उसमें से बाहर निकल आती है और बाकले भी तुरंत पानी में कूद जाता है। इसके बाद सॉल्ट बाकले को पानी के नीचे से किसी दूसरी जगह लेकर चली जाती है। इस बारे में हैना या बाकी किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। बाकले की इस हरकत की वजह से देश की सरकार उसे न्यूज चैनलों पर गद्दार घोषित कर देती है। ये खबर मीटिंग वाली बिल्डिंग में मौजूद केट और बाकी सभी लोगों तक भी पहुंच जाती है। ये जानकर केट बहुत परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो बाकले को कैसे बचाए। इसी दौरान अचानक मीटिंग वाली बिल्डिंग में अलार्म बजने लगते हैं।
जांच करने पर पता चलता है कि बिल्डिंग में लगे पाइप के रास्ते कोई जल परी दोबारा मीटिंग के लिए आ रही है। ये सुनते ही केट अपनी एक स्पेशल टीम के साथ उस जगह पहुंच जाती है। सभी लोगों की नजरें पाइप के एंट्रेंस पर टिकी होती हैं। सब यही सोच रहे होते हैं कि अगर सॉल्ट बाकले के साथ भाग चुकी है तो अब मिलने कौन आने वाला है। लेकिन जैसे ही वो होमो एक्वा बाहर आता है, सब चौंक जाते हैं और कहते हैं ये जलपरी नहीं बल्कि जलपरा है। असल में इस बार डेड नाम का एक मेल होमो एक्वा मीटिंग के लिए आया होता है। वो अटलांटिक ओशन के नीचे हुए धमाके की वजह से बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है कि उन्होंने इंसानों को दोस्त समझकर नीचे बुलाया था, लेकिन इंसानों ने वहां जाकर अपनी असलियत दिखा दी। हालांकि धमाके में ज्यादा होमो एक्वा मरे नहीं थे, लेकिन डेड साफ कह देता है कि उन्हें हर हाल में सॉल्ट वापस चाहिए। अगर सॉल्ट को जल्दी वापस नहीं किया गया तो होमो एक्वा इंसानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ देंगे। ये बात सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन इस समय किसी को भी ये नहीं पता होता कि सॉल्ट बाकली को अपने साथ कहां लेकर गई है। इसके बावजूद केट किसी तरह डेड को समझाती है और वादा करती है कि वे लोग जल्द ही सॉल्ट को उन्हें सौंप देंगे। वो बस सॉल्ट को ढूंढने के लिए थोड़ा सा समय मांगती है। डेड ये बात मान लेता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रात के समय सॉल्ट बाकली को अपने साथ लेकर एक सुनसान फैक्ट्री में पहुंचती है। वहां कोई भी मौजूद नहीं होता। फिलहाल दोनों वहां किस करते हैं और कुछ देर साथ आराम करते हैं। वे दोनों प्लान बनाते हैं कि किसी तरह शहर से बाहर निकलकर केट को कॉल करेंगे। फिर केट बाकी ऑफिसरों को समझाएगी कि आगे से कोई भी सॉल्ट के पीछे ना जाए। सॉल्ट को भी अब ये भरोसा हो गया था कि केट एक अच्छी इंसान है और वो उनकी मदद जरूर करेगी। लेकिन शहर से बाहर निकलने के लिए बाकली को एक गाड़ी की जरूरत होती है। इसके लिए वो सॉल्ट के साथ एक सुनसान टनल में जाता है। वहां से गुजर रहे एक बच्चे को डराकर उसका फोन ले लेता है और उसी फोन से बारबरा को कॉल करता है। बाकली बारबरा को अपनी लोकेशन बताकर अपने पास बुलाता है। बारबरा फोन पर उसके पास आने के लिए मान जाती है, लेकिन उसी समय बारबरा के घर पर कई ऑफिसर मौजूद होते हैं। उन्हें पहले से अंदाजा था कि पानी से बाहर आने के बाद बाकली जरूर बारबरा से संपर्क करेगा। जैसे ही उन्हें बाकली की लोकेशन का पता चलता है, वे सभी उसी बीच की तरफ निकल पड़ते हैं जहां बाकली ने बारबरा को बुलाया था। उधर वो बूढ़ा ऑफिसर जिसने टैड को पानी के नीचे भेजकर ब्लास्ट करवाया था, वो खुद भी तलवार को हथियार बनाकर वहां जाने लगता है। उसे भी बाकली और सॉल्ट की लोकेशन का पता चल जाता है। इस बात की खबर केट को भी मिल जाती है। केट तुरंत उस ऑफिसर को फोन करके ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो ऑफिसर उसकी एक नहीं सुनता। दूसरी तरफ जब सॉल्ट और बाकली फैक्ट्री के पास होते हैं, तभी बाकली की नजर बाहर खड़ी बारबरा की गाड़ी पर पड़ती है। लेकिन जैसे ही बारबरा गाड़ी से बाहर आती है, वो बाकली से कहती है कि वो सॉल्ट के साथ तुरंत वहां से भाग जाए। मगर इससे पहले कि सॉल्ट और बाकली वहां से निकल पाते, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और आर्मी के लोग दोनों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। जैसे ही वे लोग बाकली को पकड़ते हैं, बाकली सॉल्ट से कहता है कि वो पानी में कूदकर वहां से भाग जाए। ये सुनकर सॉल्ट पहले तो बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख इतनी तेज होती है कि उससे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन पैदा हो जाता है और वहां मौजूद सभी लोगों के कानों में तेज दर्द होने लगता है। इसके बाद आर्मी वाले गुस्से में आकर सॉल्ट पर गोलियां चलाने लगते हैं। जब सॉल्ट के पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो वो तुरंत पानी में कूद जाती है और वहां से भाग निकलती है। इसी बीच शहर के समंदर के किनारे एक होमो एक्वा आकर एक शंख बजाता है। उस शंख की आवाज सुनते ही शहर के सारे कुत्ते अपने आप समंदर के किनारे की तरफ आने लगते हैं। जैसे ही कुत्ते वहां पहुंचते हैं, होमो एक्वाज उन्हें जाल में पकड़ लेते हैं ताकि उन्हें खाने के लिए ले जाया जा सके। इस बात की जानकारी जब इंसानों के मौजूदा रिप्रेजेंटेटिव को मिलती है, तो वो तुरंत टैड को अपने पास बुलाकर कुत्तों को खाने से मना करता है। लेकिन टैड का कहना होता है कि जैसे इंसानों का फेवरेट खाना मछली है, वैसे ही होमो एक्वास का फेवरेट खाना कुत्ते हैं। इस बात पर इंसान कुछ भी कह नहीं पाते। अब क्योंकि बाकली और सॉल्ट के प्यार की कहानी सभी को पता चल चुकी थी और बाकली 25,000 फीट गहरे पानी के नीचे से जिंदा वापस आ गया था, इसलिए साइंटिस्ट उसके शरीर पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। इस समय बाकली को एक हाई सिक्योरिटी होटल में रखा गया होता है, क्योंकि लोगों की नजर में वो अभी भी एक गद्दार था। हालात ऐसे थे कि अगर वो सड़क पर दिख जाता तो लोग उसे मार भी सकते थे। इसी वजह से बाकली को किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। बॉडी टेस्ट खत्म होने के बाद वो पूरा दिन अपने होटल के कमरे में पड़ा पड़ा सॉल्ट को याद करता रहता है। इसी दौरान बाकली को अपने शरीर में कुछ बदलाव भी महसूस होने लगते हैं। अब उसे पानी बहुत ज्यादा पसंद आने लगता है, इसलिए जब भी उसे थोड़ा सा टाइम मिलता है वो नहाने चला जाता है। उधर केट को अचानक पता चलता है कि मार्क को किसी ने मार दिया है।
ये खबर सुनते ही केट तुरंत एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर मार्क के बारे में सारी जानकारी निकलवाने को कहती है। इसी जांच के दौरान केट को सेवेंस नाम के एक प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है। ये वही प्रोजेक्ट था जिसकी मदद से मार्क, प्राइम मिनिस्टर हैरी और दोनों आर्मी ऑफिसर मिलकर होमो एक्वस को खत्म करने वाले थे। लेकिन ये सब कैसे होने वाला था, केट को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अचानक उसके पास उसका एक साथी आकर बताता है कि दुनिया भर के बड़े बड़े ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे हैं। इसका साफ मतलब ये था कि होमो एक्वस अब सच में गुस्से में आ चुके हैं और उन्होंने इंसानों के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। ये सुनते ही केट बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अगर ग्लेशियर इसी तरह पिघलते रहे तो पूरी दुनिया जल्द ही पानी में डूब जाएगी। केट तुरंत रिप्रेजेंटेटिव से कहती है कि टाइट से बात की जाए, लेकिन टाइट और उसके साथी अब जंग रोकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। वे बिना कोई हथियार उठाए ही इंसानों को पूरी तरह खत्म करना चाहते थे। उधर इन सब बातों से अनजान बार्कली का मन बारबरा से मिलने का करता है। वो भारी सिक्योरिटी के साथ एक रेस्टोरेंट में उससे मिलने जाता है। वहां बारबरा बार्कली को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जब बारबरा बार्कली से बात करती है तो उसे समझ में आ जाता है कि तलाक के बाद से बार्कली बहुत टूट चुका था। अब वो सॉल्ट से प्यार करने लगा था और किसी भी हालत में उसे ढूंढना चाहता था। बार्कली बारबरा को बताता है कि वो हर रात चोरी छिपे होटल से निकलकर समंदर के किनारे जाता है और सॉल्ट का नाम पुकारता है, लेकिन आज तक सॉल्ट उससे मिलने नहीं आई। ये कहते कहते बार्कली रोने लग जाता है। बारबरा उसकी हालत समझकर उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी ये सारी बातें बाहर खड़े एक सोल्जर ने सुन ली होती हैं। वो सोल्जर तुरंत ये बात उस बूढ़े आर्मी ऑफिसर को बता देता है। ये जानने के बाद उस ऑफिसर ने फैसला कर लिया कि वो सेवेंस प्रोजेक्ट को बार्कली के जरिए ही होमो एक्वस तक पहुंचाएगा। इसीलिए रात के समय बार्कली के खाने में कुछ मिला दिया जाता है। बियर पीते ही बार्कली को गहरी नींद आ जाती है। उसी दौरान कई साइंटिस्ट्स आकर उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्शन लगा देते हैं। अगली सुबह जब बार्कली की आंख खुलती है तो वो रोज की तरह सॉल्ट से मिलने के इरादे से तुरंत अपनी गाड़ी लेकर समंदर के किनारे पहुंच जाता है। वो समंदर में झुककर सॉल्ट का नाम पुकारने लगता है। इस बार किस्मत से सॉल्ट सच में आ जाती है। असल में पहले सरकार के लगाए गए कुछ डिवाइस की वजह से बार्कली की आवाज सॉल्ट तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन सेवेंस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए बूढ़े ऑफिसर ने वे डिवाइस बंद करवा दिए थे। इसी वजह से इस बार सॉल्ट बार्कली की आवाज सुन पाई और तुरंत उसके पास आ गई। सॉल्ट को देखते ही बार्कली पानी में उतरकर उसे किस करता है और उसके हालचाल पूछता है। तब सॉल्ट उसे बताती है कि उसके लोग ग्लेशियर पिघलाकर इंसानों को खत्म करना चाहते हैं। इंसानों के बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें होमो एक्वस के साथ समझौता करना होगा। उस समझौते के लिए इंसानों को पूरी दुनिया के समंदर में अकॉर्ड नाम का एक सिग्नल भेजना होगा। उस सिग्नल को सुनते ही सारे होमो एक्वस शांत हो जाएंगे। ये बात सुनते ही बार्कली तुरंत केट के पास जाता है और सब कुछ बता देता है। केट उसकी बात मान लेती है और पूरी दुनिया के समंदर में अकॉर्ड सिग्नल भेज दिया जाता है। जैसे ही यह सिग्नल समंदर में जाता है, ग्लेशियरों का पिघलना अचानक बंद हो जाता है, लेकिन अब तक किसी भी होमो एक्वस की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। केट रात तक इंतजार करती है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक पूरी दुनिया के समंदर के किनारों पर होमो एक्वस की लाशें बहकर आने लगती हैं। इन्हें देखकर लोग पूरी तरह घबरा जाते हैं। किसी को भी ये समझ में नहीं आता कि होमो एक्वस कैसे मर रहे हैं। ये सिलसिला 2-4 दिन तक चलता रहता है। करोड़ों की संख्या में लाशें समंदर किनारे आने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे सारे होमो एक्वस मारे जा चुके हों। पूरी दुनिया की न्यूज में सिर्फ इसी की चर्चा होने लगती है। ये खबर सुनकर बार्कली पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद सॉल्ट भी मर चुकी है। इसी बीच केट एक मरे हुए होमो एक्वस की बॉडी को अपनी रिसर्च लैब में ले आती है। जब वो उसकी बॉडी पर रिसर्च करती है तो उसे एक बेहद चौंकाने वाली बात पता चलती है कि असल में उन सभी होमो एक्वस की मौत एक बहुत ही खतरनाक वायरस की वजह से हुई थी। उसी वायरस के कारण होमो एक्वस के गलफड़े पूरी तरह खराब हो गए थे। गलफड़े खराब होने की वजह से वे पानी के अंदर सांस नहीं ले पा रहे थे और इसी कारण उनकी मौत हो गई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये वायरस किसी होमो एक्वस ने नहीं, बल्कि किसी इंसान ने ही बनाकर उन्हें पहुंचाया था। ये बात समझते ही केट को एहसास हो जाता है कि यही वायरस असल में सेवेंस प्रोजेक्ट था और इसके पीछे उसी बूढ़े आर्मी ऑफिसर का हाथ था। असल में जिस दिन बार्कली को बेहोश करके उसके शरीर में कुछ इंजेक्ट किया गया था, वही सेवेंस वायरस था। बार्कली को इसका कोई अंदाजा नहीं था। बाद में जब बार्कली ने सॉल्ट को किस किया तो वही वायरस पहले सॉल्ट के शरीर में चला गया और फिर धीरे धीरे बाकी होमो एक्वस में फैल गया।
इस वायरस की वजह से लगभग 90% होमो एक्वस की पूरी प्रजाति खत्म होने वाली थी। इसका मतलब यह था कि अभी भी करीब 10% होमो एक्वस जिंदा थे। अब वे जिंदा बचे होमो एक्वस पाइप के जरिए इंसानों की बिल्डिंग में उनसे मिलने आ रहे थे। ये बात पता चलते ही बार्कली को तैयार किया जाता है और उसे उन होमो एक्वस से बात करने के लिए भेजा जाता है। वहां बार्कली के सामने सॉल्ट भी आ जाती है। सॉल्ट बताती है कि वही होमो एक्वस जिंदा बचे हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत था। सॉल्ट को जिंदा देखकर बार्कली बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, लेकिन सॉल्ट इंसानों को ताना मारते हुए सबसे पहले तो युद्ध जीतने की बधाई देती है और फिर एक शांति समझौते की बात कहकर वहां से जाने लगती है। बार्कली उसे समझाने की कोशिश करता है कि इंसान समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके नाम कर सकते हैं, जहां इंसानों की कोई गतिविधि नहीं होगी और वे होमो एक्वास की सुरक्षा भी करेंगे। लेकिन अपने इतने सारे साथियों की मौत की वजह से सॉल्ट अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो इंसानों से किसी भी तरह की मदद नहीं लेना चाहती, इसलिए वो ज्यादा बात किए बिना वहां से चली जाती है। जाते जाते वो मीटिंग रूम में बैठे उन सभी इंसानों को धमकी भी देती है जिन्होंने उनकी प्रजाति पर वायरस छोड़ा था। सॉल्ट कहती है कि वे सभी लोग पानी की वजह से बहुत जल्द मरने वाले हैं। ये सुनकर वहां बैठा बूढ़ा ऑफिसर, उसके साथी और प्राइम मिनिस्टर हैरी तीनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी आने वाली मौत के बारे में सोचने लगते हैं। सॉल्ट और उसके साथियों के जाने के बाद वहां लगा हुआ पाइप सिस्टम पूरी तरह टूट जाता है। उसकी वजह से पाइपों में भरा सारा पानी कमरे में भरने लगता है। पानी देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन बार्कली, जो सॉल्ट के दुख से पूरी तरह टूट चुका होता है, पानी के सामने से हटता नहीं है। तब किसी तरह होना उसके पास आती है और उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर ले जाती है। इसके बाद उस कमरे को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। इधर केट भी इस पूरे हत्याकांड की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी अचानक एक आदमी उसके पास फोन लेकर आता है। असल में वो साइंटिस्ट केट से बात करना चाहता था, जिसने बार्कली की बॉडी पर टेस्ट किए थे। वो साइंटिस्ट केट को बताता है कि बार्कली के शरीर में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। ये सुनते ही केट तुरंत अपनी गाड़ी लेकर बार्कली के पास पहुंचती है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर भीड़ से निकालते हुए समंदर के किनारे ले जाती है। असल में सॉल्ट के साथ संबंध बनाने की वजह से बार्कली के शरीर में कई बदलाव आ चुके थे। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब बार्कली के शरीर में गलफड़े उगने लगे थे। ये जानकर बार्कली बहुत खुश हो जाता है और समंदर के अंदर चला जाता है। वो सॉल्ट को आवाज देकर बुलाता है। सॉल्ट भी उसकी आवाज सुनते ही तुरंत वहां आ जाती है। सॉल्ट से बात करने पर बार्कली को पता चलता है कि जब अकॉर्ड सिग्नल समंदर में गया था, तब सभी होमो एक्वास ने एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में सॉल्ट भी शामिल हुई थी, लेकिन सॉल्ट पहले से इन्फेक्टेड थी, इसलिए बाकी होमो एक्वास भी इन्फेक्टेड हो गए और मर गए। ये बात सुनकर बार्कली को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब वो समंदर के अंदर सॉल्ट के साथ हमेशा के लिए रह सकता था। इसी वजह से अब बार्कली और सॉल्ट दोनों ही खुश होते हैं। केट उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है और उनके वहां से जाने के बाद अपने घर की तरफ लौटने लगती है। तभी उसे समंदर के किनारे एक आदमी भागता हुआ दिखाई देता है, जिसने अपना कूड़ा समंदर के पास ही फेंक दिया था। ये देखकर केट पहले तो उसे आराम से कूड़ा उठाने के लिए कहती है, मगर जब वो आदमी नहीं मानता तो केट गुस्से में आकर अपनी बंदूक निकालती है और उसे सीधे उस आदमी पर तान देती है। ये देखकर उस आदमी की तो हालत बिगड़ जाती है और वो तुरंत अपना कूड़ा लेकर वहां से भाग जाता है। और इसी के साथ ये पूरी सीरीज यहीं पर खत्म होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज तक इंसान समंदर के पूरे 10% हिस्से को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। तो आपका क्या ख्याल है? क्या समंदर के नीचे कोई होमो एक्वा जैसी प्रजाति अभी भी मौजूद हो सकती है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।